Yes, sir, I am. ओके, चलो आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 है ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई एक्ट भी बोलते हैं इसको। एमएसएमई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले तो बात होती है एमएसएमई की। एमएसएमई की जो डेफिनेशंस हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है, वो हमें इस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगी। किसी को अपने आप को एज अ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना है, किस तरह से होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा रजिस्ट्रेशन का, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। काफी कुछ है, तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हमारा एमएसएमई एक्ट का नाम है एमएसएमई, द मीडियम स्मॉल एंड, जो एक्ट है हमारा उसका नाम है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। एमएसएमई एक्ट का नाम क्या है? द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. Yes, yes, sir. अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? बेसिकली हम इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एमएसएमई के ऊपर, कौन कौन से रेगुलेशन, कौन कौन सा एक्ट, कौन कौन सी चीजें लगती है। पहला इसके ऊपर लगता है एमएसएमई एमएसएमई डी एक्ट, जो हमने बात की, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। दूसरा इसमें लगता है एमएसएमई रूल्स। तीसरा इसमें लगता है एमएसएमई नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। एमएसएमई नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, काट दो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इतना रेलेवेंट नहीं है इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको कटवा रहा हूँ। जनरल नॉलेज पर्पज के लिए आप खुद से एक बार पढ़ लेना, ओनली फॉर वन टाइम, खुद से, सेल्फ, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले डेफिनेशन आती है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी क्या होता है? एडवाइजरी कमेटी मींस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7। कौन से सेक्शन 7 ऑफ एमएसएमई एक्ट? एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 7 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जिस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है उसको बोला जाता है एडवाइजरी कमेटी। क्लियर है? अपॉइंटेड डेट क्या होती है? सेक्शन 2 क्लोज बी of the act define the term appointed date, mean the day following immediately after the expiry of 15 days from the acceptance or the day of deemed acceptance of any good or service by a buyer or a supplier। MSME से किसी ने गुड को बाय किया, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई एमएसएमई का मतलब क्या होता है? किसी भी सप्लायर से
जो ये अपॉइंटेड डेट है एमएसएमई एक्ट के अंदर, अपॉइंटेड डेट का मतलब होता है कि भाई इट मीन्स द डे, appointed day has to mean the day following immediately after the expiry of 15 day। ये कहना चाह रहा है कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, मान लो हम कंपनी है, कंपनी ने किसी एमएसएमई से कोई गुड्स को एक्सेप्ट किया या फिर कोई सर्विस को सप्लाई किया एमएसएमई ने, और ये कौन सी सर्विस थी, ये उधार में दी थी, उधार में माल दिया था, और उसको 15 दिन से अगर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, अपॉइंटेड डेट। 15 दिन के बाद का जो 16वां दिन होता है उसको बोला जाता है अपॉइंटेड डेट। समझ आ गई डेफिनेशन है? दोबारा से बताओ। मान लो अपॉइंटेड डेट का मतलब हो गया मंशा एंड किरण। किरण यहाँ पे एमएसएमई है एंड मंशा यहाँ पे कंपनी है। एमएसएमई ने क्या किया, कंपनी को कोई गुड्स सप्लाई की या कोई सर्विस प्रोवाइड की, वो भी उधार में, क्रेडिट में। तो एक 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन के बाद जब 16वां दिन आता है उस 16वें दिन को बोला जाता है अपॉइंटेड डेट। समझ आ गई? सर उस दिन होता है क्या है? ये मैं आपको एमएसएमई के आगे बताऊंगा पूरा अच्छे से। एमएसएमई की एक रिटर्न फाइल करनी होती है एमएसएमई 1, उसके लिए हम इसको बेसिकली कंसीडर करते हैं। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। Section 2 clause B of the act define the term appointed day, the date following immediately after the expiry of the period of 15 days from the acceptance or the day of deemed acceptance of any good or service by the buyer from the supplier। बोर्ड क्या होता है यहाँ पे? बोर्ड का मीनिंग है नेशनल बोर्ड फॉर दी, जहां पर भी एमएसएमई एक्ट के अंदर बोर्ड आ जाए तो उस बोर्ड का मीनिंग होता है नेशनल बोर्ड फॉर दी एमएसएमई, नेशनल बोर्ड फॉर दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। समझ आ गई? Yes, sir. अब एंटरप्राइज का मीनिंग क्या होता है, एंटरप्राइज की डेफिनेशन क्या होती है? एंटरप्राइज क्या होती है, एंटरप्राइज की डेफिनेशन? कुछ कह रहा है सौरभ? सर कुछ नया स्टार्ट करना, इन्वेंट। बेसिकली अगर मैं बात करूं एंटरप्राइज की, एंटरप्राइज को यहाँ पे कोई इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो किसी गुड्स के प्रोडक्शन में, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती है, एंगेज होती है, उसको बोला जाता है क्या, एंटरप्राइज। अगर मैं एज पर एमएसएमई एक्ट की बात करूं, एज पर सेक्शन 2 क्लोज ई ऑफ द एक्ट डिफाइन द टर्म एंटरप्राइज एज एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसका मतलब होता है कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या कोई भी बिजनेस कंसर्न या कोई भी स्टैब्लिशमेंट, बाय व्हाटएवर नेम, कोई भी नाम क्या लो, जो कि किसी मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड के अंदर क्या है, एंगेज है, तो वो किस में आती है, वो आती है हमारी एंटरप्राइज के अंदर, वो हमारी एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आती है। समझ आ गई बात मेरी? क्लियर है? वो किस में आती है, वो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आती है। आगे बढ़े? जी सर। Yes, sir. या कोई भी इंडस्ट्री जिसको स्पेसिफाई किया गया है इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द IDRA, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में, जिसको बताया गया है वो भी
वो सारा क्या है, एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आएगा। अब इनको यहाँ से काट दो, इनको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इनकी कोई डेफिनेशन दे नहीं रखी, तो इनको हम आगे पढ़ेंगे, तो इनको यहाँ से काट दो। क्लियर है? इनको रेफर कर दो आगे, अभी आगे आएंगे इनकी डेफिनेशन, वहां इनको अच्छे से पढ़ेंगे। समझ आ गई मेरी बात? अब आता है सप्लायर। सप्लायर, सप्लायर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? बेसिकली जर्नल मीनिंग बता दो, सप्लायर का क्या होता है, जर्नल मीनिंग जो आपकी सर जो knowledge में हमें है। रॉ गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हैं। जो कोई भी सप्लाई करता है किसी गुड्स की, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, किसी तरह की सर्विस देता है, तो वो सप्लायर होता है ना। अब अगर मैं बात करूं जी सर। एमएसएमई एक्ट के अंदर, द टर्म सप्लायर डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लोज एन ऑफ द एमएसएमई एक्ट मींस micro small enterprise which has filed a memorandum with the authority referred to in subsection 1 of section 8। वो मतलब इसका मतलब होता है सप्लायर वो होता है जो कि एज पर सेक्शन 8 के अंदर अथॉरिटी को क्या फाइल करता है, कोई भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो अथॉरिटी को मेमोरेंडम फाइल करता है, वो सप्लायर है अंडर दी एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई एक्ट एंड इंक्लूड, और सप्लायर के अंदर कौन कौन आता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दी कंपनीज एक्ट 1956। कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, या any other company, cooperative society, trust, body by whatever name called, registered or constituted under any law for the time being in force and engaged in the selling of goods produced by micro small enterprise and rendering service which is provided by the supplier। ये कह रहा है कि भाई सप्लायर कौन होता है, सप्लायर होता है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज जो क्या करता है, जो फाइल करता है मेमोरेंडम अंडर सेक्शन 8 के अंदर, और किसको, अंडर सेक्शन 8 के अंदर टू द अथॉरिटी, अथॉरिटी को। और इसके अंदर और कौन इंक्लूड होता है, सप्लायर के अंदर और कौन इंक्लूड होता है, इसमें नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन होता है जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। दूसरा इसके अंदर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। तीसरा इसके अंदर कोई भी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ट्रस्ट होती है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होती है। तो ये सारा किस में आता है, सप्लायर के अंदर आता है। ये सारा किसके अंदर आता है, सप्लायर के अंदर आता है। समझ गए मेरी बात? कोई डाउट? जी सर। यहाँ पे कोई डाउट? एमएसएमई एक्ट कहता क्या है वैसे? एमएसएमई एक्ट क्या है, एमएसएमई एक्ट किसके लिए है, क्या होता है, जितनी भी छोटी इंडस्ट्री है, जैसे छोटे लेवल पे इंडस्ट्री है, स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री, जैसे हमारी क्या होती है, खादी हो गई, जैसे है ना खादी, जो गांवों के अंदर छोटे छोटे ये है ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारे क्या है, ये छोटी इंडस्ट्रीज है। अब क्या होता है, कई बार इनको क्या होता है, गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए एमएसएमई के अंदर, भाई आप क्या करो, अगर आपका कोई छोटे लेवल पे बिजनेस है, आप छोटे लेवल पे कोई बिजनेस कर रहे हो, आप अपने आप को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करवा लो, ताकि आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सके, काफ़ी सारे बेनिफिट मिल सके आपको गवर्नमेंट से अंडर दी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में, क्योंकि एमएसएमई को काफ़ी सारे गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलते हैं। समझ आ गई? जी सर। हाँ, ये एमएसएमई, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर एमएसएमई ना होता, चाहे कोई भी बिग ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए इक्वलिटी रहती कि भाई क्या है कि सब पे, अब छोटे वाले जो व्यापारी हैं वो तो बेचारे कंप्लायंस में ही रह जाते, या वो उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो
खत्म होते जा रहे थे, जैसे खादी हो गया, खादी से रिलेटेड हो गया, या कोई कॉटन से रिलेटेड हो गया, या कोई दूसरा जूट वगैरह, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लेडीज मिलके काम करती हैं, छोटे छोटे कहीं पे भी कुछ भी हैंडलूम्स बनाती हैं, कोई दूसरी चीजें बनाती हैं, कोई साड़ियाँ बनाती, कुछ बनाती हैं बिल्कुल, उन लोगों के लिए इसको बनाया गया है कि भाई आप अगर छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, आप अपने आप को एक एमएसएमई एज एमएसएमई के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लो, ताकि आप रिकॉग्नाइज हो जाओ कि आप एमएसएमई हो। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ, अब आता है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यहां से बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये बात करता है नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, ये बात करता है नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की। क्या होता है बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द बोर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ MSMED एक्ट 2001, जिसको बोला गया है नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसका हेड ऑफिस जो है नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। अब इस नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं, ध्यान से सुनना पड़ा। इस नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं? काफी सारे इसके अंदर मेंबर होते हैं। सबसे पहला इसमें मेंबर कौन होता है? मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हु शैल बी द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक मेंबर होता है, मिनिस्टर इंचार्ज होता है मिनिस्ट्री का, या किसी भी मिनिस्ट्री का, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर इंचार्ज होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। दूसरा इसमें कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर होता है इफ एनी इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें पहला कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है किसके ऊपर? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर, जो कि कौन होता है? वाइस चेयरपर्सन होगा। ये तो होगा चेयरपर्सन, ये होगा वाइस चेयरपर्सन। समझ आ गई? सर इनका भी कोई वेबसाइट है जैसे उसमें MCA हाँ, कंपनी? msme.gov.in है ना, MSME सर उसे कौन सेंट्रल कंट्रोल करती है? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। क्या है, हर एक मिनिस्ट्री की अपनी क्या है, वेबसाइट है। ये तो मैं MSME की बात कर रहा हूँ, जो MSME का प्रॉपरली बोर्ड है ना, नेशनल MSME बोर्ड है जो, उसके अंदर कौन कौन बोर्ड के अंदर मेंबर होते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उस MSME बोर्ड के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्री से, अलग अलग डिपार्टमेंट से अपने एक एक बंदे को वहां पे अपॉइंट कर रखा है और उस बोर्ड को संभालने के लिए, जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने एरिया में। समझ आ गई? तो पहला मेंबर इसमें कौन होता है? मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये क्या होगा? ये MSME के नेशनल बोर्ड के अंदर ये किस पद पे होगा? इसकी पोस्ट क्या होगी? तो चेयरमैन। ये चेयरमैन होगा। ये नेशनल
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का क्या होगा, चेयरमैन होगा। दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दूसरा होगा मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट, या फिर कोई डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ, किसी भी डेप्यूटी मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर कोई डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि कौन होगा, उसको कौन सी पोस्ट मिलेगी, वाइस चेयरमैन, ये होगा वाइस चेयरमैन, ये होगा वाइस चेयरमैन। ये बात ध्यान रखना, ये प्रॉपर मिनिस्टर है जो कि चेयरमैन बनेगा, ये डेप्यूटी मिनिस्टर है या फिर मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि वाइस चेयरमैन बनेंगे। अगर बोर्ड के अंदर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डेप्यूटी मिनिस्टर नहीं है, तब किसी भी पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट वाइस चेयरमैन अपॉइंट कर सकती है। समझ आ गई? पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गए? कोई डाउट पहले 2 पॉइंट के अंदर? यस सर, नो सर, आगे बढ़ सकते हैं हम? यस सर, जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। Six Minister of State Government having the administrative control of the Department of Small Scale Industry, or as the case may be micro, small and medium enterprise, to be appointed by the central government to represent such region of the country as may be notified by the central government in the behalf of ex officio. ये कहना चाह रहा है कि 6 मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, 6 मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के 6 मिनिस्टर होंगे जिनका क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, या फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी उनको अपॉइंट किया जाएगा, और अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और इन 6 मिनिस्टर को ये क्या करेंगे, उन एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे जिस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। समझ आ गई? क्लियर है? 6 मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जिनमें से 2 शैल बी इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्या होता है, सर पार्लियामेंट। हाँ, तो हाउस ऑफ पीपल देखो, सर वो लोकसभा राज्यसभा में से तो एक होता है यार, हाउस ऑफ पीपल होता है लोकसभा, लोकसभा। हाँ। काउंसिल ऑफ स्टेट होता है राज्यसभा। 3 मेंबर पार्लियामेंट के होंगे जिसमें से 2 लोकसभा के मेंबर होंगे और 1 राज्यसभा का होगा। समझ आ गई? जी सर। एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूनियन टेरिटरी का, हर एक यूनियन टेरिटरी क्या होती है, जैसे दिल्ली हो गई, टोटल 7 यूनियन टेरिटरी है भाई, उस यूनियन टेरिटरी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इस बोर्ड के अंदर गवर्नमेंट का सेक्रेटरी भी होगा, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, 6 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, 1 मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ गवर्नमेंट होगा, 1 डिप्टी मिनिस्टर होगा गवर्नमेंट का, 4 सेक्रेटरी होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 4 सेक्रेटरी होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये आईएएस लेवल के बंदे होते हैं, आईएएस लेवल के। अलग अलग जो कि 4 सेक्रेटरी कौन कौन सी मिनिस्ट्री में से होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, वो अलग अलग एरिया से क्या होंगे, सेक्रेटरी होंगे हर एक मिनिस्ट्री का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का होगा या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंस का होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से होगा, या कोई भी लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से होगा। अलग अलग मिनिस्ट्री से 4 सेक्रेटरी होंगे।
एक इसमें होगा नेशनल बैंक का चेयरमैन, उसके बाद एक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इसका मेंबर होगा, एक मेंबर होगा स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक का, एक मेंबर कहां से होगा स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक से, एक बंदा कहां से होगा नेशनल बैंक से, एक बंदा कौन होगा चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, एक ऑफिसर होगा रिजर्व बैंक का। बहुत बड़ा बोर्ड होता है ये, और इस बोर्ड के अंदर काफी सारे लोग होते हैं। समझ आ गई यहाँ तक जितना मैंने समझाया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। जी सर। नहीं सर, नहीं है। नो सर। ठीक है। 20% टू रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। 20% होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे एसोसिएशन को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, इंक्लूडिंग नॉट लेस देन 3% रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्राइज, जिसमें से 3 ऐसे होंगे जो वुमेन एसोसिएशन, जो वुमेन एंटरप्राइज के एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड नॉट लेस देन 3% रिप्रेजेंट करेंगे एसोसिएशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज। टोटल तो क्या होंगे 20% होंगे जो कि एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनमें से 3% ऐसे होंगे जो वुमेन एंटरप्राइज के एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और 3% उस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे जो माइक्रो एंटरप्राइज का है। 3%, द 3% ऑफ एमिनेंस, वन ऑफ ईच फील्ड फ्रॉम द एमिनेंस मतलब होता है एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्ट होता है। 3% ऑफ एमिनेंस का मतलब होता है जो एक्सपर्ट होता है किस किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में, इंडस्ट्री की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, और उनमें से एक कम से कम वुमेन होना चाहिए। 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के, और एक ऑफिसर होगा नॉट बिलो द रैंकर ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हैविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास अगर मैं बात करूं कितने लोग होंगे, 1 2 मतलब 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 20 कितना हो गया 26, 27, 28, 29, 30, 34, 34, 35, 36, 39, 39 and 6, 45, 47, 48, टोटल 48 मेंबर होते हैं इसके अंदर। 48 मेंबर, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, आपसे पूछ सकता है बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का क्या होगा। क्लियर है? समझ आ ठीक गई? है सर। कोई डाउट? जी सर। आज का लास्ट टॉपिक करते हैं नो यहाँ पे, सर। फंक्शन ऑफ द, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है? जी सर। फंक्शन ऑफ द बोर्ड, यस सर। नो सर। फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, इस नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के फंक्शन क्या है। सेक्शन 5 बात करता है फंक्शंस के बारे में। पहला, ये एग्जामिन करते हैं, टू एग्जामिन द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड रिव्यू द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू द facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of the enterprise। मतलब ये पहले क्या करता है, उन फैक्टर्स को एग्जामिन करता है जो अफेक्ट करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की, किसको, प्रमोशन को और डेवलपमेंट को, और ये रिव्यू करता है पॉलिसीज को जो या प्रोग्राम को जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उन सारी पॉलिसीज को, उन प्रोग्राम को रिव्यू करता है। दूसरा, ये रिकमेंडेशन देता है
on the matter relating to the promotion development of the micro, small and medium enterprise या any other matter relating to it by the central government। भाई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की प्रमोशन और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर हो उसके रिगार्डिंग ये रिकमेंडेशन देता है ना। और तीसरा एडवाइस करता है। तो पहला इसका काम होता है एग्जामिन करना, फैक्टर्स को एग्जामिन करना, दूसरा रिकमेंडेशन देना, तीसरा एडवाइस देना। तो ये 3 काम होते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक आप आज करो, बाकी मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको फिनिश करवा दूंगा चैप्टर। समझ आ गई? जी सर। यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही है। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है।